रूट हेयर से लेके जाइलम तक वाटर के कितने पाथवे हैं? 2। कौन कौन से? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। लिविंग कौन? नॉन लिविंग कौन? स्लो कौन? फास्ट कौन? पैसिव कौन? अच्छा एक चीज बताइए बेटा, एंडोडर्मिस में कैस्पेन स्ट्रिप के पहले वाटर का पाथवे स्लो है कि फास्ट है? समझाया बच्चों? स्लो और फास्ट दोनों है। लेकिन अगर मैं कह दूं, अगर इसके बाद कैस्पेन स्ट्रिप के बाद कैसा है? स्लो है। बड़ा समझ आ गया? इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन जैसे जाइलम में जाएगा तो ये अपवर्ड जाएगा, और ये अपवर्ड कैसे जाएगा, क्या तरीका है, इन चीज़ों का आज हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि आपको मालूम प्लांट में कोई सर्कुलेटरी इस तरह का नहीं आर्गन नहीं होता जो पंप करे या उसको काफ़ी ऊंचाई तक पंप करने या फ्लो करने का काम करे। ठीक है, तो किस तरीके से जो होता है इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग थ्योरियाँ दी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी है। बड़ा समझे था? कोहेजन, टेंशन एंड ट्रांसप्रेशन पुल। ठीक है, तो इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा बेटा। ठीक है, कि पानी जो है इतनी ऊंचाई तक, एनसीईआरटी में एक डाटा दिया गया है कि कुछ प्लांट में जो है वो 1 घंटे में पानी लगभग 15 मीटर की ऊंचाई तक चला जाता है। ठीक, और ऐसे कई प्लांट होंगे जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ऊपर है। तो उसके ऊपर वो कैसे जाता है, कोई कौन सा तरीका है? क्योंकि रूट प्रेशर तो संभव नहीं है, तो क्योंकि मॉडरेट प्रेशर थोड़ी ऊंचाई तक जा सकता है, लेकिन जो इतनी मीटरों में जिनकी ऊंचाई, वहाँ कैसे जाएगा? उसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने थ्योरियाँ दी हैं, और उनमें मुख्य थ्योरी है बेटा डिक्सन एंड जॉली की ट्रांसप्रेशन पुल थ्योरी। आप समझे ना बात? समझे ना? वैसे उसका नाम है कोहेजन, टेंशन एंड ट्रांसप्रेशन पुल। तो कैसे होगा इसको हम लोग एक पहले समझने की कोशिश करेंगे, फिर एनसीईआरटी देखते हैं। ठीक है, देखो बेटा, सबसे पहले ये स्टेम है। ठीक है बेटा, स्टेम है। स्टेम के अंदर ये जाइलम है, और मैं कहूँगा जाइलम वेसल है। ये स्टेम है, जाइलम वेसल। ठीक है, जो इसमें वाटर के मॉलिक्यूल की जो चेन होती है उसे हम वाटर कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये हो गई वाटर कॉलम। ये बात समझे बेटा? वाटर के मॉलिक्यूल की चेन जाइलम वेजल्स में या ट्रैकिट्स में जो होती है उसे वाटर कॉलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान देंगे, अगर मैं इसको लिंक करना चाहूँ तो लीफ से मालूम किया मैंने। ठीक है बेटा, और ये जो है लीफ में जब जाइलम आएगा तो ये वेंस में पाया जाएगा। किसे पाया जाएगा? वेंस। ठीक है, वेंस के अरेंजमेंट को आप लोग वेनेशन के नाम से जानते होंगे, और आपने पढ़ा होगा कि डाइकॉट में रेटिकुलेट होता है और मोनोकॉट में पैरेलल। ये बात समझा गए? ठीक, देखिएगा अब यहाँ पे ये वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं बेटा। ठीक, और ये वाटर के मॉलिक्यूल में पहली चीज़ कैसे चेन मेंटेन बनी रहती है और कैसे ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर खींच जाते हैं, इस चीज़ को डिक्सन एंड जॉली साहब ने बताया था बेटा। ठीक है, डिक्सन एंड जॉली। ठीक, देखिएगा बेटा, पहले तो आपको थोड़ा एनाटॉमिकल आना चाहिए। मान लीजिए मैंने ये जो लीफ है ये डाइकॉट की लीफ बनाई, समझे बच्चों? और डाइकॉट लीफ को विषय में हमने आपसे बात किया
कि जो डाइकॉट की लीफ होती है वो डॉर्सी वेंट्रल होती है। कैसी होती है बेटा? बात समझे बेटा? डॉर्सी वेंट्रल में आपको ध्यान रखना, इसमें अपर एपिडर्मिस की ओर विशेष प्रकार का जो टिश्यू होता है मीजोफिल टिश्यू, जिसे हम बेटा कहते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या कहते हैं बच्चों? और जो लोअर एपिडर्मिस की ओर होता है उसे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पहले बात समझ में आई मेरे बच्चों? देखिएगा, ये मान लीजिए स्टेम हो गया, स्टेम से नोड से लगी लीफ हो गई, इसके अंदर ही जाइलम वेजल्स हो गया, जाइलम वेजल्स में वाटर के मॉलिक्यूल की चैन हो गई, उसको हमने वाटर कॉलम कह दिया। बात समझा क्या? ठीक, स्टेम इसलिए कहा कि यहाँ लीफ लगी है तो नोड जरूर होगा, और नोड इंटर नोड जो कैरेक्टर होता है वो स्टेम का होता है। ये मॉर्फोलॉजिकल भी बात आई, यहाँ मॉर्फोलॉजिकल भी आपको समझना, फिर एनाटॉमिकल समझना, फिर फिजियोलॉजिकल समझना। ठीक है, जब मैंने नोड की बात की तो मॉर्फोलॉजिकल हो गया। जब मैं यहाँ पे इसकी टिश्यू की बात करूँगा, मीजोफिल टिश्यू, जो लीफ का मीजोफिल टिश्यू है इसका ग्राउंड टिश्यू होता है। ठीक है, और आपको मालूम होना चाहिए कि अगर मैंने डाइकॉट की बात किया है तो इसमें मीजोफिल टिश्यू 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अपर एपिडर्मिस की ओर पैलिसेड होता है, लोअर एपिडर्मिस की ओर स्पॉन्जी होता है। ये बात समझ आ गया बच्चों? ठीक है, स्पॉन्जी उसको कहेंगे जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाए। स्पंजी किनको कहेंगे? जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाए। बात समझा गया था? और कल मैंने आपसे चर्चा किया था कि इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर होता है वह तो वेपर के फॉर्म होता है। किसके फॉर्म होता है? ये आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं, अब देखो कोई बात नहीं, देखना बेटा, अगर मैं इस तरह से दिखाऊं बच्चों तो आप ये समझ जाओगे ये मैं स्पॉन्जी टिश्यू बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ठीक है बेटा, ये देखिएगा बेटा। और यहाँ पे मैं अगर दिखाना चाहूँ तो ये आप समझ जाएंगे पैलिसेड होगा। मैं पूरा नहीं, मैं एनाटॉमिकल इशारा आपको कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको ऐसे याद रखना। एनाटॉमिकल आपने पढ़ा होगा कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते हैं। जो पैलिसेड टिश्यू होता है वो अपर एपिडर्मिस के 90 डिग्री पे होता है और उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखना बच्चों, बेटा देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने स्टोमेटा दिखाए, ये स्टोमेटा हो गए। बात समझे था? ये मैंने स्टोमेटा दिखा दिए बच्चों इस जगह पे, और ये एपिडर्मिस, और स्टोमेटा भी हैं जो ये एपिडर्मिस की जो सेल है उसकी मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है बच्चों, 2 बातें देखना बेटा। एक तो ये मानते हो लोग कि जो स्टोमेटा है इसके ऊपर जो केविटी होगी इसे सब स्टोमेटल केविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे बेटा? ये हो गई सब स्टोमेटल कैविटी। ठीक, सब स्टोमेटल कैविटी हो गई। अब बच्चों ध्यान देना, ये माना जाता है, एनसीईआरटी कहती है कि मान लीजिए जो ये वाटर है ये जो जाइलम वेजल से आ रहा है, तो जो इसके नियर वेन के नियरेस्ट जो सेल होंगी उनमें बेटा ये पहले थिन लेयर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? थिन लेयर, और ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। समझ में आया बच्चों? ये वाटर आ रहा है, अगर वेजल जुड़ी तो थिन लेयर होगा और लिक्विड के फॉर्म में होगा। ये बात समझ पाए बच्चों? ठीक है, ये सेल हो गई, और सेल के अराउंड जो है थिन लेयर, ये तो केवल इतने नहीं हुआ, और भी होंगे, हम तो दिखा रहे हैं 1-2 में। समझे? जो ये वाटर में ये लिक्विड फॉर्म में आ रहा मॉलिक्यूल है, तो इसने जो भरी ट्यूब है वेजल्स की उसको वाटर कॉलम कह दिया। क्या कह दिया बेटा? ये बात समझे बच्चों? अब यहाँ पे ये उन लोगों ने विचार किया कि इतना तो, लेकिन कैसे खींचे, कैसे, और यदि मजबूती से खींचा जाए कि जो लगभग 100 मीटर का प्लांट है उसमें पानी ऊपर तक खींचा चला है, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पुल होना चाहिए, वीक पुल तो होना नहीं चाहिए बेटा। ठीक, तो उन्होंने ये माना बेटा, देखिएगा उन्होंने ये कहा कि ये एटमॉस्फेयर हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया। ठीक, और ये सब स्टोमेटल कैविटी हो गई। तो डिक्सन जॉली साहब ने ये माना कि जो इस सेल होंगी, इन जो यहाँ से पानी है, इनके चारों तरफ जो कुछ सेल हैं
थिन लेयर ऑफ लिक्विड फॉर्म वाटर। पहला एक पॉइंट आप सीखे, जैसे ही ये वेंस से बाहर आया, वेंस वेजल से बाहर आया, ये पानी जो है कुछ सेल्स के अराउंड जो है थिन लेयर ऑफ लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर बना लेता है। बोलो बच्चों, समझ पाए बच्चों? मैंने क्या बोला बेटा? थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड दी सेल, ठीक है, लिक्विड फॉर्म होगा। देखिएगा मैंने ऐसे लिया, ये थिन लेयर है, थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड दी सेल, ठीक, समझे बच्चों? अब देखेंगे रहे वेपर के फॉर्म में, और इससे जब पानी हटेगा तो वेपर के फॉर्म में आ जाएगा। दो बातें सीखना, जब ये वेंस के वजह से निकला तो सबसे पहले पतली लेयर के रूप में सेल के चारों तरफ हो गया, फिर जैसे ही वाटर इस दूर जाएगा तो इंटरसेलुलर स्पेस में ये वेपर के फॉर्म होगा, गैस के फॉर्म में होगा। ये बात समझे बेटा? क्लियर हो गया? ठीक। अब मैंने यहां पे कहा इसमें जो है वाटर जो है वेपर और गैस के फॉर्म होगा, ठीक। तो गैस के फॉर्म में संभावना दो जगह है, एक तो ये जो यहाँ से वाटर निकला होगा तो ये वेपर या गैस के फॉर्म हो गया। तो एक बात आप गौर करें यहाँ पे कि वाटर का जो ये वाटर लिक्विड है और लिक्विड से ये वेपर है गैस फॉर्म में जो चेंज हो रहा है वो इनसाइड दी इंटरसेलुलर कैविटी में हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा है। ये बात समझाया बेटा? ठीक बेटा, ध्यान देंगे। अब देखिएगा तुरंत, देखिए जो ये वाटर की लेयर है बेटा, ध्यान देना इधर, ठीक। जो ये वाटर है ये किसके फॉर्म में है? वेपर के फॉर्म या गैस के फॉर्म में। हम क्या वाटर वेपर और गैस के फॉर्म में हो गया। ये बात समझ आ गया बच्चों? अब देखो बेटा, देखिएगा जब स्टोमेटा से वाटर गैस के फॉर्म में रिलीज होगा, वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा, उस घटनाक्रम को ट्रांसपिरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? तो ये जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकला इसे ट्रांसपिरेशन कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहेंगे। अब सीखना मेरे बच्चों, दो बातें हैं, ये लिक्विड फॉर्म है, वाटर कॉलम है, यहाँ पे सेल के अराउंड थिन लेयर है, इसका इंटरसेलुलर स्पेस में ये वेपर फॉर्म है और एटमॉस्फेयर में ये वेपर के फॉर्म में है, ठीक। अब इस चीज़ पे विचार करना है कि ये स्ट्रांग पुल कैसे डेवलप होता होगा। इसके लिए उन्होंने क्या कहा, जो डिक्सन एंड जॉली हैं, उन्होंने ये कहा बेटा कि मान लीजिए एटमॉस्फेयर, यहाँ एयर चलेगी, एयर चली, तो एयर के कारण यहाँ के वेपर के मॉलिक्यूल हटेंगे। बात समझे बेटा? ठीक है, वेपर के मॉलिक्यूल किसके कारण हटे? विंड के कारण। तो मैंने कहा एयर के कारण ये जो वेपर है यहाँ से शिफ्ट किए, जब ये शिफ्ट करेंगे तो इंटरसेलुलर स्पेस के वेपर यहाँ आएंगे। बात समझे बेटा? पहले देखिएगा, पहले एटमॉस्फेयर में जो वेपर वो रिमूव हुए, ठीक, जिसके कारण इंटरसोलर स्पेस से वेपर एटमॉस्फेयर को मूव करेंगे, ठीक। अब देखिए जब यहाँ से वेपर यहाँ मूव करेंगे तो ये लिक्विड वाटर फिर यहाँ वेपर में चेंज होगा। बात समझे ना? कौन सा? जो सेल के अराउंड था, सेल के अराउंड जो लिक्विड वाटर था वो वेपर में चेंज होगा, ठीक। और जब ये लिक्विड में चेंज हुआ तो इस एरिया में वाटर की कमी होगी। क्या होगी? बस वाटर की क्या हुई? कमी या डिफिशियंसी हुई। जो ये डिफिशियंसी है इसके कारण बेटा इस पे लगेगा पुल फोर्स। बड़ा शांत है बेटा, क्या लगेगा? पुल फोर्स। ये बात समझे मेरे बच्चों? देखिएगा दोबारा सीखेंगे। देखो एटमॉस्फेयर में वेपर फॉर्म में है, ठीक,
इंटरसोलर स्पेस में वेपर के फॉर्म में है, सेल के अराउंड लिक्विड फॉर्म में है और वेजल्स में भी लिक्विड फॉर्म में है। अब ये विचार आया, हमने ट्रांसपेरेशन तो कह दिया, पुल भी बोल दिया, लेकिन ये पुल इतना स्ट्रांग कैसे है? उसके लिए क्या उन्होंने बात कही, वो ये कहा कि सबसे पहला घटनाक्रम होगा कि एयर के कारण ये जो एटमॉस्फेरिक वेपर ये हटेगी स्टोमेटा से, जब ये शिफ्ट करेगी तो यहाँ पे आप बच्चों बताओ वाटर के मॉलिक्यूल की वेपर फॉर्म कम होगी, तो आपको इसके फिर इसके कारण यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डिफ्यूज़न के कारण यहाँ के वेपर जो है बाहर आएंगे, और जब यहाँ पे कमी हो गई बेटा तुरंत देखिए, तो इसके कारण जो सेल के अराउंड जो लिक्विड फॉर्म वाटर है वो इंटरसोलर स्पेस में किस में चेंज हो गया? वेपर फॉर्म में। अब जो इसमें ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया बेटा, ये वेपर फॉर्म में चेंज हो गया, ध्यान देना, ठीक है। अब आप बताओ बेटा, तो यहाँ पे इन जो सेल हैं यहाँ पे वाटर की डिफिशिएंसी हुई, और जब वाटर की डिफिशिएंसी हुई तो वाटर को इसने क्या किया? इसने पुलिंग फोर्स किया। क्या किया बेटा? बात समझे बेटा? क्लियर हुआ? इनको खींचने का काम किया। जो खींचने का काम किया यही ट्रांसप्रेशन पुल हुआ। क्या हुआ बेटा? क्लियर? कितना समझा है बेटा? अब अगली बात सीखो। अब देखो, खींच तो रहे, कभी कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी कोई ख़राब हो गई तो रस्सी बांध दी, खींचते तो हैं, तो गाड़ी में तो ताकत है, पुल के खींच तो रहे, लेकिन रस्सी में भी ताकत हो। अब रस्सी टूट गई तो उतनी स्ट्रांग पुल का कोई वैल्यू नहीं है, बड़ा समझे? तो उसके लिए क्या है बेटा, वाटर कॉलम में भी जो है ये वाटर कॉलम भी कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ठीक है बेटा। जो ये वाटर कॉलम है ये जो है स्ट्रांग है, होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए उन्होंने 3 बातें कही कि इसमें हम ये ऐसे समझाने के लिए कह रहे हैं कि इसमें 3 टाइप के फोर्स मिलकर काम कर रहे होंगे, इसलिए बड़ा स्ट्रांग है। एक मैंने ये बात किया कि वाटर टू वाटर मॉलिक्यूल है, ये सेम मॉलिक्यूल है कि डिफरेंट है? तो कोहेसिव फोर्स डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया? कि बहुत सरल है, बहुत अच्छे समझिएगा बेटा। कौन सा फोर्स डेवलप हो गया? कोहेसिव फोर्स। तो मैं अगर ऐसे कह दूं, ये मान लीजिए मैं इसको अलग समझाना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिएगा, तो ये वाली बात मैं जो करूँगा ये कोहेसिव फोर्स है। क्या है? कोहेसिव फोर्स हो गया। और ये कोहेसिव फोर्स जो आया इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आया। किसके कारण आया बेटा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण आया। ये बात समझाया बच्चों? ठीक। अगली जी 3 फोर्स की मैंने बात किया। अब देखिए ये तो सेम मॉलिक्यूल्स के हो गए तो कोहेसिव हो गया। इसके बाद देखिए इनका जो है इन मॉलिक्यूल्स का और जो है इनकी जो जिसमें पाए जाते हैं उनसे भी कोई रिलेशन होगा, ठीक है। तो वेजल्स की वॉल से जो रिलेशन होगा उसको कहेंगे एडेजिव। क्या कहेंगे? आया। तो दूसरा फोर्स कौन हो गया? एडेजिव फोर्स हो गया। तो देखिएगा ये जो फोर्स हुआ इसे कहेंगे, पहला फोर्स मैंने कोहेसिव बताया जो वाटर कॉलम को मजबूती दे रहा है। दूसरा जो है वो एडेजिव फोर्स हो गया। कौन हो गया बेटा? एडेजिव फोर्स। ये वाटर कॉलम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, ये वाटर कॉलम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। बड़ा क्लियर हो गया बड़ा। एक कौन हो गया बेटा? कोहेसिव। दूसरा कौन होगा? एडेजिव। ठीक। तीसरा होता सरफेस टेंशन। कौन होता है? कौन होता है बेटा? तीसरा जो है मैं बात करूंगा यहाँ पे, ये दूसरा फोर्स हो गया। तीसरा हो गया सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा। देखिएगा अगर मान लीजिए ये कोई वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स अंदर की ओर होते हैं उस पर इक्वल फोर्स लगता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे सरफेस पे होते हैं उस पर अनइक्वल फोर्स लगता है। ठीक। देखिए इस पे इधर लग गया, इधर लग गया, लेकिन इधर तो नहीं लगा, तो अनइक्वल फोर्स हुआ। जो अनइक्वल फोर्स के कारण इसमें जो होता है इसे कहेंगे बेटा ये एक को टेंसाइल आ जाता है जिससे हटने का चांस रहता है, उसे हम सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बच्चों? तो 3 फोर्सेस हैं, कोहेसिव फोर्स, एडेजिव फोर्स और सरफेस टेंशन। इन्होंने बेटा इसको क्या किया? वाटर
कॉलम को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। बेटा समझाया, क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, अब देखिएगा, तो वाटर कॉलम मजबूत हो गई, ट्रांसप्रेशन पुल भी मजबूत हो गया। अब आप बच्चों ध्यान दें, तो ये खींचने वाला भी हो गया और खींचने वाला भी मजबूत हो गया, तो वाटर ऊपर को मूव करेगा। ठीक, अगली बात देखेंगे बेटा, देखें यहाँ पे, अच्छे सीखना यहाँ पे। अब अगली चीज़ बेटा ये आती है कि ये जो है ये ऊपर कैसे चढ़ता होगा, ऊपर डायरेक्शन कैसे चढ़ता होगा। तो इसके लिए इन्होंने कहा पुल के साथ एक फोर्स और आता है जिसे कैपिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कैपिलरिटी, जो मैं कहूँगा ट्रांसप्रेशन पुल। देखेंगे बच्चों, जो है यहाँ पे इसको अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए ट्रांसप्रेशन पुल और प्लस कैपिलरी, जो कैपिलरिटी होती है बेटा, ये जो होती है चूँकि वेजल्स बहुत नैरो होती है, इसके रेडियस पे डिपेंड करती है। आप लोग फिजिक्स में जो फ्लूइड मैकेनिज्म पढ़ा होगा, कैपिलरिटी के कारण वाटर का मूवमेंट अप या डाउन हो सकता है, वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ कांटेक्ट पे। बात समझे बच्चों, कि वो अप जाना है या डाउन जाना है, वो एंगल ऑफ कांटेक्ट पे करता है बेटा। समझे बेटा? तो देखिए, तो दो चीज़ें आ गई बेटा जो इसको पुश करने वाली हो गई, एक ट्रांसप्रेशन पुल हो गया और दूसरा कौन हो गया, कैपिलरिटी। ठीक है, इसके कारण जो है वाटर जो है ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा। फाइनली यही थ्योरी मानी जाती है जो आपके सिलेबस में। बड़ा कितना समझाया बेटा, पूरा क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर। अभी हम आप लोग, अब चूंकि आगे उन्होंने दे दिया, ट्रांसप्रेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वो कुछ पलों बात करेंगे बेटा। एक बात सुनिए, वाटर वेपर के रूप में जो लॉस होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसप्रेशन कहते हैं। ये बात समझे? और बच्चों ध्यान देना, जो ट्रांसप्रेशन होता है सबसे ज़्यादा स्टोमेटस होता है। किससे होता है? ठीक, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, इसके बाहर की एक कवरिंग पाई जाती है, उसे क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये क्यूटिकल होती है बेटा। बात समझाएं, ये क्या हो गई बेटा, क्यूटिकल हो गई। ठीक, तो वाटर लॉस जो है बेटा स्टोमेटा से तो होता ही है, लेंटिसेल से भी होता है। ठीक, और इसके बाद क्यूटिकल से भी होता है। बस ये क्यूटिकल जो है ट्रांसप्रेशन रेट को कम कर देता है, रोकता नहीं है, कम कर देता है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा जो ज़ीरोफाइट्स प्लांट होते हैं वहाँ लिखा था थिक क्यूटिकल। क्या थिक क्यूटिकल बात है। और ये कैसी क्यूटिकल है, थिन क्यूटिकल। क्योंकि वहाँ वाटर स्कैरिसिटी होती है, पानी की कमी होती है, तो उसमें पानी ज़्यादा लॉस ना हो जाए, तो वहाँ पे नेचर को मैं कहूँगा उसने जो प्लांट्स हैं उसके बाहर की जो कवरिंग हो गई, चाहे लीफ हो या इसमें, उसमें थिक क्यूटिकल कोटिंग होती है जिससे वाटर लॉस क्या हो सके, कम हो सके। लेकिन इनमें क्या होता है, ये थिन क्यूटिकल है तो वाटर लॉस कम तो हो जाता है लेकिन रुकता नहीं है, वहाँ पे वाटर लॉस रुक जाता है। वहाँ पे स्टोमेटा में यहाँ सरफेस बता रहा हूँ, वहाँ पे मैं गड्ढों में बताऊँगा, विशेष प्रकार के जो डिप्रेशन उनमें बताऊँगा, उसको आप संकेन स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बेटा समझ आ गया बच्चों? तो बेटा आपको ट्रांसप्रेशन पुल डिक्सन जॉली का कॉन्सेप्ट ही पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेटा। देखो, देखिए ये वेजल्स है, वेजल्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए और यहाँ खींचने वाला भी स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे जो खींचने वाला स्ट्रांग है, वाटर कॉलम जो स्ट्रांग है, उसके लिए 3 फोर्स की इमेजिन किया गया है। वो है कोहेसिव फोर्स, आपको मालूम क्या होता है कोहेसिव फोर्स। दूसरा एडेसिव फोर्स, ये भी आपको मालूम है क्या होता है। सेम मॉलिक्यूल है तो कोहेसिव है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है तो एडेसिव है। इसके अलावा उनके सरफेस के वाटर पे जो टेंशन होता है उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। तो 3 ऐसे हैं जिसने इस वाटर कॉलम को क्या किया, स्ट्रॉन्ग किया। बात समझ आ गया? अब बच्चों अगली बात देखोगे, अब ये वाटर कॉलम यहाँ तक तो आ गया, अब रस्सी तो है लेकिन इसको खींचने वाला भी चाहिए। तो खींचने के लिए उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि जो ये वेन है इसके नीचे की ओर पाई गई स्पॉन्जी पैरेंकाइमा। ठीक है, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा उसको कहा जाता है जिसमें इंटरसोलर स्पेस बहुत ज़्यादा हो। और जब इंटरसोलर स्पेस होंगे तो आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे एयर फील्ड रही होगी। बात समझे ना? अब वहाँ पे एयर है, चूँकि यहाँ पे वाटर आ रहा है तो वो किसके फॉर्म हो गया, वेपर के फॉर्म में। लेकिन उसके पहले ये होता है कि जो वाटर ऐसे रिलीज होता है वो वाटर जो है वहाँ के जो नियरेस्ट वेंस की सेल उसके चारों तरफ वेपर में चेंज होने के पहले पतली लेयर बनाता है। ठीक है, ठीक। तो ये सबसे पहले वाटर
कॉलम चेंज इनटू थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड दिस सेल। फिर इसके बाद का जो वाटर है ये चेंज होगा इंटरसेलुलर स्पेस में वेपर फॉर्म में, फिर वेपर फॉर्म से ये रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में। जो इंटरसेलुलर स्पेस या सब स्टोमेटल कैविटी से वाटर वेपर फॉर्म में चेंज हो रहा, इसी को ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बच्चों वाटर का वेपर में चेंज होना ये इनसाइड द लिप से स्टार्ट है कि आउटसाइड द? इनसाइड द। ये विशेष ध्यान रखें आप लोग। बड़ा समझा गया? ठीक है। अब बच्चों अगली बात देखो, अब उन्होंने क्या कहा, ये खींचे कैसे? तो उन्होंने कहा सबसे पहले मान लो एयर है, एयर की फोर्स के कारण यहाँ पे यहाँ पे जो अराउंड जो है वाटर वेपर वो रिमूव होंगी, हटेंगी। जब हटेंगी तो पीछे की वाटर वेपर यहाँ से डिफ्यूजन के कारण बाहर आएंगे। आप यहाँ पढ़ते हो स्टोमेटा से जो मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के द्वारा होता है। किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो हटे तो यहाँ पे वाटर वेपर का कंसंट्रेशन कम हो गया, सब स्टोमेटल कैविटी में वाटर वेपर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया। ठीक, अब जब यहाँ से यहाँ मूव किए तो अब यहाँ पे कमी हुई, तो इनको पूर्ति की बजाय ये अराउंड दी सेल के चारों तरफ जो वाटर की लेयर है वो वाटर वेपर में चेंज हो गई। जब ये वाटर वेपर में चेंज हो गई बेटा, तो यहाँ पे वाटर की कमी हो जाएगी। जो फिल्म है, जो ये वाटर की जो कमी होती है यही पुल का क्रिएट करती है। बात समझ रहे? और ये जो पुल को क्रिएट किया वैसे ये बेटा वाटर क्या होता है ऊपर की ओर क्या करेगा? मूव करेगा। और आपको ये बताया गया है कि जो प्लांट्स हैं उनमें अप्रॉक्स 1 आवर में 15 मीटर तक पानी क्या करता है? अपवर्ड मूवमेंट या एसेंट ऑफ सब मूवमेंट करता है। बड़ा क्लियर हो गया बेटा? आगे अब हम इसको पहले बता देते हैं एनसीईआरटी से, फिर आपको ट्रांसपिरेशन पढ़ा देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ सारे बच्चों? आइए बच्चों देखें एनसीईआरटी में। आइए देखो बेटा ट्रांसपिरेशन पुल देखो, एब्सेंस ऑफ हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम इन प्लांट। सबको मालूम है प्लांट में सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट एब्सेंट होता है। ठीक, द अपवर्ड फ्लो ऑफ वाटर थ्रू जाइलम इन प्लांट कैन अचीव हाई रेट। अब फिर भी जो है प्लांट में जो वाटर है ये अपवर्ड मूवमेंट करता है हाई रेट से। हाई रेट एनसीईआरटी ने दिया है, जो ये दिया है बेटा 15 मीटर पर आवर। कितना बेटा दिया है? 15 मीटर पर आवर। अब सुनिए डिफ्यूजन में कितना चलता था? 2.5 सेकेंड में अप्रॉक्स 50 माइक्रोमीटर। ये डाटा याद कर लेना बेटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक, आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चे। दिस मूवमेंट कैसे होता है इसके लिए यहाँ मैं समझाएं। ए लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन, ये लंबे समय तक एक क्वेश्चन रहा कि वाटर पुश और पुल थ्रू दी प्लांट, कि ये पानी जो है ऊपर जो जा रहा है या तो खींचा जा रहा है या इसको धक्का दिया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं पुश मानता तो इतनी उसमें मैग्नीट्यूड नहीं था रूट प्रेशर में कितनी ऊंचाई तक भेज सके। फिर पुल है, बेचारा है पुल है, तो पुल इतना तेज ज़्यादा कैसे कि उसने इतनी मीटरों तक पानी को खींच दिया। उसके लिए चीज़ बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, देखेंगे बच्चों मोस्ट रिसर्चेस, ज़्यादातर जो अध्ययन किए गए इस बात से सहमत हैं, वाटर मेनली पुल्ड थ्रू दी प्लांट। आया बेटा? जो अपवर्ड मूवमेंट है, जो एसेंट ऑफ सैप है, इसमें ज़्यादातर जो है संभावना किस बात की? पुश की कि पुल की? पुल की, मतलब खींचा जाए बेटा। क्लियर? बहुत ध्यान देना। ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस प्रोसेस इज ट्रांसपिरेशन फ्रॉम लीव्स। आया? जो पुल के लिए जो कंट्रोल करने ड्राइव करने वाला जो फोर्स है वो लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन के घटनाक्रम से उत्पन्न होता है। बात समझाए? किसके द्वारा बेटा? लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन। ये चीज़ आपको ध्यान दें। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे लीफ के द्वारा ट्रांसपिरेशन बताया भी बेटा। ठीक, फिर बच्चों ध्यान देंगे, दिस रेफर्ड इज कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। देखो बेटा इन्होंने कैसे कहा, इस पूरे के पूरे को उन्होंने बेटा क्या कहा? कोहेजन हो गया, एडिशन भी बोलिए, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल। आया बेटा? कोहेजन, टेंशन, ट्रांसपिरेशन, पुल, इस घटनाक्रम के कारण ही ये वाटर का मूवमेंट हुआ। अब आप कहेंगे कैसे? तो बेटा कोहेजन इसलिए कहा
कि इसको ऊपर जाने के लिए दो चीज़ें स्ट्रांग होनी चाहिए, वाटर कॉलम भी स्ट्रांग हो और पुल भी स्ट्रांग हो। बस इसीलिए उन्होंने ट्रांसप्रेशन को भी ले लिया और जो वाटर कॉलम में उन्होंने कोहेजन और एडिशन को ले लिया। बेटा समझ आ गया बच्चों? ठीक, आगे आएंगे बेटा। इसको बेटा यहाँ पे एक नाम लिख लो, डिक्सन एंड जॉली। डिक्सन एंड जॉली, कोहेजन टेंशन, टेंशन मतलब सरफेस टेंशन है, ठीक है। कोहेजन टेंशन ट्रांसप्रेशन पुल मॉडल गिवन बाय डिक्सन एंड जॉली। किसने दिया था बेटा? डिक्सन एंड जॉली। वाटर ट्रांसपोर्टेड, what generate this ट्रांसप्रेशन पुल? वाटर इन प्लांट इज ट्रांजिएंट। बेटा देखिए, प्लांट लेस देन 1% वाटर रीचिंग द लीव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। दें जो वाटर ये एब्जॉर्व किया जा रहा है, जो पहुंच रहा है, उसमें कितने परसेंट बेटा यूज किया है? लेस देन। और ज़्यादा किसमें यूज किया जा रहा है? फोटोसिंथेसिस। आ रहा बेटा फोटोसिंथेसिस, जो नहीं जो उसमें एब्जॉर्व उन्होंने यूज किया, यूज वाटर की बात कर रहा है, नॉट ए लॉस वाटर। सुन लो, क्वेश्चन बन सकता है, जो प्लांट यूज करता है उसमें किसमें यूज किया? फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। हाँ, और ज़्यादा कैसा है? लॉस ऑफ वाटर। जो लॉस ऑफ वाटर किसके द्वारा है बेटा? वो स्टोमेटा के ट्रांसप्रेशन के द्वारा। ठीक है बच्चों, देखिए ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लेस देन 1% वाटर रीचिंग द लीव्स यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ। आया बेटा? अब इसका मतलब मैं कह सकता हूं मोर देन 99% वाटर लॉस। आ गया बेटा? जब लेस देन 1% हो गया तो मोर देन 99% क्या हो गया? लॉस हो गया। सोचिए कितना प्लांट एब्जॉर्व करता है, कितना पानी बर्बाद होता है। हम लोग से ज़्यादा पानी बर्बाद करता कौन है? प्लांट। आ गया? क्या कह रहे हैं? हाँ, पानी तो सभी यूज़ कर रहे हैं, वेस्टेज ज़्यादा ही। बस बेटा आगे देखिए, मोस्ट ऑफ लॉस थ्रू द स्टोमेटा लीव्स, दिस वाटर लॉस इज नोन एज ट्रांसप्रेशन। इसे क्या कहते हैं बेटा? ट्रांसप्रेशन कहते हैं। ठीक, अब इन्होंने बेटा कहा ट्रांसप्रेशन को स्टडी करने के लिए इन्होंने दो बातें की बेटा, देखिएगा। एक तो उन्होंने क्या किया कि कोई पॉट लिया, उस पर प्लांट लगाया और उस पर पॉलीथीन से कवर कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने देखा पॉलीथीन में वाटर की ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही हैं, तो ये जो ड्रॉपलेट्स नज़र आ रही हैं वो बेटा आया है पानी किससे? ट्रांसप्रेशन से। ठीक, फिर उन्होंने एक और दिया है कोबाल्ट क्लोराइड। कौन सा दिया बच्चों? उस पर बेटा ये देखते हैं कि जो ये ट्रांसप्रेशन सरफेस जो है ज़्यादा अपर सरफेस से हो रहा है कि लोअर सरफेस से हो रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि डाइकॉट में अगर देखा उन्होंने तो ज़्यादातर लोअर सरफेस से हो रहा, इसका स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस में से ज़्यादा होंगे। उन्होंने मोनोकॉट में देखा तो उन्होंने देखा ऊपर और नीचे जो अपर सरफेस है और लोअर सरफेस है दोनों पे जो हो रहा इक्वल हो रहा, तो इसका स्टोमेटा इक्वल होगा। बेटा ये एक्सपेरिमेंट दिया गया, पहले तो ये समझ में आ गया था। ठीक, उन्होंने तो इतना नहीं दिया लेकिन इतनी चीज़ आपको जानना चाहिए, तब इतना समझ आया बेटा। ठीक बेटा, समझ में आ गया बेटा? अब आ रहा ट्रांसप्रेशन। देखिए बेटा, ट्रांसप्रेशन पहली लाइन देखिएगा, ट्रांसप्रेशन इज एवोपरेट लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। आ गया? ठीक, मैं यहाँ पे ऐसे कहूँगा, प्लांट के एरियल पार्ट से जो भी वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस होता है उस सभी को हम बेटा ट्रांसप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? सबसे ज़्यादा ट्रांसप्रेशन जो है वाटर लॉस जो होता है वो लीफ सरफेस से होता है। किससे होता है? अब बेटा एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, अगर ये कभी क्वेश्चन आ जाए, लीफ जो है अपने सरफेस से वाटर को लॉस वेपर के फॉर्म में कि लिक्विड के फॉर्म में? दोनों। गटेशन नहीं होता? बोलो, बताया था कल, ये तो चर्चा कल ही हुई थी। गटेशन, मार्जिन, अपर्चर कौन? हाइड्रोथोट्स। ठीक है, ये याद रखना। जो गटेशन वाला वाटर होता है, ठीक, वो सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है? ये आपको याद रखना।
और एक्सुडेशन वाला भी सोल्यूशन होता है, लेकिन ट्रांसप्रेशन वाला जो वाटर होता है वो प्योर वाटर होता है। ये अंतर याद रखना। और जो वहाँ पे जो है वाटर जो लॉस हो रहे हैं वो लिक्विड के फॉर्म में, सोल्यूशन लिक्विड, और यहाँ पे जो वाटर है प्योर फॉर्म। ठीक है, बात समझे? तो 3 बातें आप सीखिए। एक स्टोमेटा है तो वेपर है, हाइड्रोथोट्स है तो सोल्यूशन है, कट सेल्स है तो एक्सुडेशन, वो भी सोल्यूशन है। बेटा समझ आ गया बेटा कि नहीं गया? तो अच्छा, ये क्वेश्चन अब जब कभी बन सकता है तो आसानी से गलत होने का चांस है कि वाटर जो है लीफ द्वारा जो लॉस होता है वेपर को फॉर्म में ओनली, लिक्विड के फॉर्म में ओनली, मोस्टली लिक्विड देन वेपर, मोस्टली वेपर देन लिक्विड। तो क्या करेंगे? हाँ, मोस्टली वेपर देन लिक्विड। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है बेटा। और हम ये जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे वेपर के चक्कर में फंस जाएंगे। हाँ, ओनली वेपर वाला, क्योंकि इस समय चीज़ें नहीं याद आती हैं। ये लिखने वाले थे ना, ये याद रखिए बेटा। आया बेटा? अच्छा, एक चीज़ और बताओ बेटा, स्टेम से जो वाटर लॉस होता है, ठीक है, वो लेंटिसेल्स से है तो वेपर है, और लिक्विड है तो एक्सुडेशन। एक्सुडेशन कट किया, कट वही एक्सुडेशन आ जाए, एक्सुडेशन फॉर्म। एक्सुडेशन आए तो कट फॉर्म अपने आप ऑटोमेटिक हो गया, वो अंडरस्टूड बात हो गई। हाँ हाँ, उसमें भी होगा। स्टोमेटा का मेजर रोल ही बेटा यही होता है, ट्रांसप्रेशन, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आ गया बेटा? बोले तो इतनी बात कितनी समझ आई बच्चों को? ठीक है, अच्छी चीज़ें जाननी चाहिए और अच्छे से पढ़िए बेटा। ठीक है, आगे आएंगे। स्टोमेटा कर लो बेटा। देखिए, इट लैंग्वेज देखे बच्चों, यहाँ लिखा गया इट अकर्स मेनली थ्रू स्टोमेटा, लिखा है ट्रांसप्रेशन मेनली स्टोमेटा। इसका मैंने अगर मेनली कहा, एनसीईआरटी मेनली लिख रही है, इसका ट्रांसप्रेशन और भी चीज़ से होता है। ठीक है, और जो होगा स्टोमेटा के अलावा अगर मैं लीफ मान लो तो मुख्य रूप से ट्रांसप्रेशन तो हो गया स्टोमेटा के द्वारा, इसके अलावा और जो ट्रांसप्रेशन होगा क्यूटिकल के द्वारा भी होगा। किसके द्वारा होगा? इसे हम क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? ठीक है, और इसे हम स्टोमेटल ट्रांसप्रेशन कहेंगे। और सुनिए, अगर मान लीजिए स्टेम है और यहाँ पे बड़ा लेंस लाइक अपर्चर पोर पाएगा, जिन्हें लेंटिसेल्स कहेंगे, उनको लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसलिए तो बच्चा ध्यान दो, किसी भी प्लांट में लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन हो सकता है, क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन हो सकता है, स्टोमेटल ट्रांसप्रेशन हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा ट्रांसप्रेशन है? स्टोमेटल। बेटा समझा गया? क्लियर हो गया बच्चों? ये चीज इसलिए एनसीईआरटी वाले को मेनली लिखा। मेनली का मतलब है और भी चीजें हैं, आप जानो। आप रीड ये नहीं करो केवल मेनली करके आपकी केवल स्टोमेटल, और भी चीजों से ट्रांसप्रेशन हो सकता है। फिर बच्चों देखिएगा, लॉस ऑफ वाटर वेपर टू ट्रांसप्रेशन, exchange of oxygen and carbon leaf also occurs through the stomata। अब देखो कितनी बढ़िया चीज आ गया। स्टोमेटा जो है ब्रीथिंग पोर की तरह भी काम करते हैं, और दूसरी तरफ बेटा ये ट्रांसप्रेशन, तो इसके द्वारा वेपर के फॉर्म में भी वाटर लॉस होता है। ठीक, और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज भी करता है। तो एक बात आप गौर करोगे, स्टोमेटा से जो एक्सचेंज होता है उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक आंसर है। सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, ओनली गैस। लिक्विड ग्रुप में कहाँ होता है? ओनली गैस। वेपर फॉर्म इज ए गैसियस फॉर्म। समझ आया बेटा? क्लियर हो गया? अब ये कैसे धोखा खाए आप? क्योंकि आपने तुरंत कहा बड़े वो तो यहाँ से निकलना पूछे, वो तो हाँ
देखिए स्टोमेटा के द्वारा जो डिफ्यूज़न होता है, अब आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन बोला, वो लिक्विड का होता है कि सॉलिड का होता है कि गैस का होता है? गैसियस फॉर्म। अगर वाटर भी वहाँ से निकल रहा है तो गैसियस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहा है। O2 CO2 तो गैस है ही। ये बात समझे बच्चों? अगर मैं यहाँ पे कहूँ जो इस पे हाइड्रोट्स है उससे केवल लिक्विड फॉर्म। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने वाला अगर चाहे बना सकता है। लीफ में जो अपर्चर्स पाए जाते हैं, क्वेश्चन बदल रहा है, लीफ में जो अपर्चर्स पाए जाते हैं इसके द्वारा गैस फॉर्म में एक्सचेंज होता है कि लिक्विड फॉर्म में? दोनों फॉर्म में। जब हाइड्रोट्स हो गया तो लिक्विड फॉर्म हो गया, मतलब सोल्यूशन हो जाता है, और जब स्टोमेटा हो गया तो गैस। अब वो कैसे क्वेश्चन, नीट के यही तो स्ट्रेटजी है, सरल है, कॉन्सेप्शनल है, उसी में क्वेश्चन तरह तरह बना देते हैं। और उसी में वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें ट्रेडिशनल सोच को हट के बात करते हैं। अगर ट्रेडिशनल सोच में करा तो आप क्वेश्चन गलत करिए चले आओगे। ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा। आगे आओ मेरे बच्चों, देखिए देखिए बेटा, यहाँ पे देखना, नॉर्मली स्टोमेटा ओपन इन डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। अब बेटा यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे एक बात कर रहे हैं बेटा स्टोमेटा की। देखो ये मान लीजिए स्टोमेटा, मैंने आपसे बात किया है, आप लोगों ने एनाटॉमी में भी इसके विषय में पढ़ रखा है। पढ़ा बच्चों कि नहीं पढ़ा? ठीक, हम आपको यहाँ पे मैकेनिज्म, बेसिक मैकेनिज्म बता दे रहे हैं स्टोमेटा ओपनिंग इन क्लोजिंग की। ठीक है, इन्होंने ज़्यादा नहीं दिया लेकिन इतना आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी इसको बहुत ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन आपको अब क्लियरिटी हो गई कैसे क्या होता होगा। ठीक है, इन्होंने सीधे लिख दिया पुल है, पुल के इसमें थोड़ा बहुत बताया, हिंट तो किया है। उनकी थ्योरी तो सब कहती है सब बताओ, लेकिन आप वहाँ से उन बातों को ढूंढ नहीं पाएंगे। अब यहाँ पे स्टोमेटा बेटा देखिएगा, पहले देखिए स्टोमेटा के विषय में आपको जानने के पहले आपको एक चीज़ जानना है। स्टोमेटा जो है बच्चों गौर करना है, एक अपर्चर, दो गार्ड सेल, मैनी सब्सिडरी सेल्स का बना होता है। सुना? क्लियर हो गया? स्टोमेटा एक अपर्चर है जिसे स्टोमा कहेंगे। ये देखिए अपर्चर हो गया पहला, देखिए सीखेंगे, इसे हम पोर कह सकते हैं। ठीक, इसको सराउंड करने वाली दो गार्ड सेल्स हैं। टू गार्ड सेल्स हैं, समझ आ गया बेटा? क्लियर? टू गार्ड सेल्स हैं। जो ये गार्ड सेल्स हैं बच्चों ध्यान देना, ये आपको एनाटॉमी मैंने आपको बताया बेटा। अगर डाइकॉट है, ठीक है बेटा, देखिएगा टू गार्ड सेल्स हैं। आपको बताया था कि डाइकॉट में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो किडनी शेप या सेम के बीच की तरह होती हैं। मोनोकॉट में जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप होती है। इतना आपको सबको मालूम है, ये बात समझ आ गया बेटा? ठीक है, डाइकॉट में कैसी होती है बेटा? हाँ, बीन शेप्ड या फिर, और मोनोकॉट में डम्बल शेप। इतनी बात समझा ले गया मैं। ठीक है, नहीं जो बेटा ना आया कर उसमें कंट्रोवर्सी करो, लेकिन मान लिया करो जो बताया करें बस। नहीं, कंट्रोवर्सी करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उससे हम हमेशा सतर्क रहेंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं कि आपने जो मैं बोला समय, देख कभी कभी तो भाई पढ़ाने वाले तो मानो हैं, और जो करता है उसी से गलती होने की संभावना है। लेकिन अब इतने दिनों से पढ़ा रहा है तो गलती तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता किसी पॉइंट पे ना गया हो ध्यान, कई वर्ष तक पढ़ाते हो छोटे पॉइंट पे नहीं नज़र जाती है, तो उस पर आप पहले समझने की कोशिश करो, फिर इसके बाद आप उसको एक्सेप्ट करो। अगर नहीं है तो उससे डिस्कस कर लो। अब आपने अड़ गए कि अब हम जैसे मालूम ही कहते हैं कि बेटा जो ये दो गार्ड सेल्स हैं ये बीन शेप्ड हैं या किडनी शेप्ड हैं। अब आप बीन शेप तो मान रहे हो, किडनी शेप नहीं मान रहे हो, समझे? तब बड़ी समस्या हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। क्लियर हो गया बेटा? ठीक, अगली बात सीखना बेटा। फिर मैंने आपसे बात किया है कि इसके चारों तरफ जो सेल्स होती हैं, मैंने ऐसे ना इनको हम बेटा सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी पे मैं समझाऊंगा।
देखिएगा, और ये मान लीजिए एपिडर्मिस है, मैंने मान लिया ये एपिडर्मिस है, ये हो गई बेटा सब्सिडियरी सेल्स है। सब्सिडियरी सेल को एसेसरी सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझे बच्चों, ठीक। सब्सिडियरी सेल इज आल्सो नोन एज एसेसरी सेल्स, ठीक। अब अगली बात सीखना, देखिए पहले एक बात आइए, एक पोर हो गया, दो गार्ड सेल्स हो गई, इनको सराउंड करने वाली सब्सिडियरी सेल्स हो गई। तो ऐसे याद करना, वन पोर, टू गार्ड सेल्स, मैनी सब्सिडियरी सेल्स। ये बात क्लियर हो गया बच्चों। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझे बेटा। अगर मैं यहाँ पे मैं फिगर की बात करता हूँ तो ये हो गया स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स। ठीक बच्चों, अब देखेंगे यहाँ पे जो पोर की ओर की वॉल है इसको इनर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये बात समझे बेटा। ये जो वॉल हो गई बेटा इसे हम इनर वॉल कहेंगे। ये देखेंगे, ये इसके लिए लाइन याद करनी है, इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक। कैसी होती है बेटा? थिक एंड इलास्टिक। ये सब पूछ सकते हैं बेटा वो लोग। ये जो मैं दिखा रहा हूं इनर वॉल हो गई और ये थिक है और इलास्टिक है। थिक एंड इलास्टिक हो गई बेटा। ये बात समझे बेटा। और जो बेटा ये सब्सिडियरी सेल की ओर हो गई इसे आउटर वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ठीक है। और ये थिन होती, ये कैसे होते हैं? थिन एंड इलास्टिक। ये बात समझे बेटा। देख कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा। अगर आप जब से ये क्वेश्चन पूछा जाए, पहला जो गार्ड सेल हैं इसकी वॉल कैसी होती? थिक एंड थिन इलास्टिक। अगर वो बनाना वाला क्वेश्चन जाए तो बहुत अच्छे अच्छे बच्चों से क्वेश्चन गलत करा सकता है। वो ऐसे कर दे, वो देखिए चूंकि आपके दिमाग की बात, तो अब ये बात बहुत तेजी से दिमाग में बैठ गई, इनर वॉल थिक इलास्टिक, ठीक। और उसने इनर शब्द हटा दिया, उसने कह दिया जो ये आपके गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा में जो गार्ड सेल्स हैं उनकी वॉल कैसी होती है? थिक इलास्टिक, थिन इलास्टिक, थिक थिन इलास्टिक, थिक थिन इलास्टिक। आ गया? कैसी होती है बेटा? थिक थिन इलास्टिक। बेटा समझ में आया बेटा? ये कोई मैं आपको संगीत नहीं सिखा रहा हूँ, कुछ बच्चे इसीलिए हंस रहे हैं बेटा, लेकिन ये है अब थिक थिन इलास्टिक। अच्छा, क्वेश्चन अच्छा बन सकता है कि नहीं बन सकता? ठीक, आगे बच्चों ध्यान दो। अब देखिएगा यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी बेटा। जो स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो टर्जिडिटी और इस पे विशेष प्रकार के इसकी वॉल में फाइबर्स पाए जाते हैं, उनको माइक्रोफाइब्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? अभी नहीं, पहले दोबारा सुनोगे। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये डिपेंड करती है कि जो इसकी वॉल है उसमें विशेष प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं, उनको माइक्रोफाइब्रस कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक। जो ये माइक्रोफाइब्रस होते हैं ये रेडिली अरेंज होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ये सीखना, हम यहाँ पे आपको थोड़ी मैकेनिज्म भी इसकी बताएंगे कैसे खुलता होगा। ठीक है। ये इधर सेल्स हो गई। देखिएगा जो स्टोमेटा की ओपनिंग है ये डिपेंड करती है टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल और इसको हेल्प करते हैं माइक्रोफाइब्रस। समझ आ गया बच्चों? ठीक है। स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड ऑन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स एंड फ्लैसिड ऑफ द गार्ड सेल्स। ठीक। और इसको ऐड करता है, इसको सपोर्ट जो करता है माइक्रोफाइब्रस करता है। ठीक है।
बात से ध्यान देगा कि जो ये गार्ड सेल्स हैं इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये डिपेंड करता है बेटा गार्ड सेल की टर्जिडिटी एंड फ्लैसिड प्लस माइक्रोफाइब्रस ये चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। देखेंगे अब ये कैसे ओपन होते हैं, कैसे, इसकी भी थोड़ी मैकेनिज्म मैं आपको बता दूं बेटा। देखिएगा बेटा, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मैंने कहा ये क्लोरोप्लास्ट है, सीखेंगे बच्चों। क्लोरोप्लास्ट है, बच्चे ध्यान देंगे, जहां पे क्लोरोप्लास्ट होता है वहां फोटोसिंथेसिस होती है। क्या होती है बेटा? क्या होती है बेटा? अब फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ग्लूकोज होता है। क्या होता है बेटा? समझना, इस बात को समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। देखिएगा, तो मैंने यहाँ क्लोरोप्लास्ट मैंने बात किया, इसमें हुई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना। क्या बना बेटा? ठीक है, ग्लूकोज बना, सबको मालूम है। अब एक बात पहले बताओ, ये ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल होता है कि इनसॉल्युबल? सॉल्युबल। कैसा होता है? कहने की बात ही नहीं, आप ग्लूकोज घोल के पीते नहीं हो, ठीक है। अब आप बताइए, जब ग्लूकोज वाटर सॉल्युबल हो गया तो गार्सेस के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है उसका वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम होगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो बेटा, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। हाइपोटोनिक की हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक। सेम कंडीशन जो मैंने कल आपसे बात की। समझ पा रहे हैं बच्चों? थोड़ा हिम्मत बांधिएगा। देखिएगा, मैंने ग्लूकोज जो है ये सॉल्युबल इन वाटर, ठीक, सॉल्युबल है। इसके कारण बेटा मैं कहूंगा गार्ड सेल में, गार्ड सेल है, इसमें वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाएगी, हाइपरटोनिक कंडीशन। अब देखो बच्चों, जब ये वाटर पोटेंशियल इसका कम हो गया, अगल बगल की जो सेल हैं, कौन सी सेल हैं? सभी, इनका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो वाटर इनसे अंदर आएगा। बोलो बेटा, वाटर इससे अंदर आएगा, ठीक। तो वाटर जो है मूव इनसाइड द गार्ड सेल। बोलो बच्चों, ठीक। वाटर मूव इनसाइड गार्ड सेल्स, सेल बिकम टर्जिट। सेल बिकम क्या हो जाएगी? टर्जिट। गार्ड सेल बिकम टर्जिट। सेल मैं कह रहा हूँ, गार्ड सेल लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इधर लिखे दे रहा हूँ, देखिए, गार्ड सेल बिकम टर्जिट, ठीक। जब टर्जिट हो जाएगी, ठीक, तो ये जो बच्चों ध्यान देना, ये बाहर की ओर प्रेशर लगेगा। किधर लगेगा? ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? देखिए, और जब बाहर की ओर प्रेशर लगेगा तो ये इनर वॉल थिक एंड इलास्टिक है, बाहर की थिन और इलास्टिक है, जिससे ये जो है ये अर्धचंद्राकार रूप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? ओपन। बाहर को लगा तो बाहर खींचेंगे तो बाहर की खिंच जाएगा, जब खिंच जाएगा तो इसका स्टोमेटा कैसा हो जाएगा? ओपन।
बड़ा समझाया। तो टर्जिट में क्यों ओपन होता है उसका रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, बड़ा ध्यान देना। एनिस्टोमेटा ओपन, मैं सीधे लिखे दे रहा हूँ, स्टोमेटा ओपन। बड़ा इतनी चीज़ जरूरी है बेटा, क्वेश्चन कैसे बनाया था आपको आना चाहिए। ठीक है, अब अगली बात सीखो बेटा। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा, देखो ये इस तरह से भी समझाया जा सकता है, आयन के फॉर्म में भी समझाया जा सकता है। ठीक, लेकिन दिया नहीं तो हम उसकी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये चीज़ तो हम बता भी सकते बेटा। अब अगली बात देखो, फ्लैसिड होगा, बंद होंगे स्टोमेटा, तो उसका रीजन क्या है? जब ये ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाएगा। क्या, किसमें चेंज हो गया बेटा? वाटर पोटेंशियल है, ऑस्मोटिक प्रेशर जब चेंज होता है जब उसमें सॉल्युबल चीज हो। अगर सॉल्युबल चीज होगी तो वाटर पोटेंशियल चेंज होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होगा। लेकिन अगर इनसॉल्युबल चीज होगी तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये समझिए बेटा, अब ग्लूकोज चेंज होगा स्टार्च में, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ग्लूकोज किस में चेंज होगा? स्टार्च में। स्टार्च कैसा है? इनसॉल्युबल। कैसा है बेटा? इनसॉल्युबल है। और जब इनसॉल्युबल हो गया तो बेटा ध्यान देना, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब बढ़ गया बेटा, ठीक, तो बाहर इसका पानी कुछ बाहर निकलेगा। जब वाटर पोटेंशियल बढ़ गया तो पानी बाहर जाएगा, और जब बाहर जाएगा तो सेल कैसी हो गई? फ्लैसिड, फ्लैसिड हो गई। तो इसका जो इलास्टिक नेचर था उसके कारण सेल कैसे आई? कोलैप्स करेगी, जिसका स्टोमेटा कैसे हो जाएंगे? क्लोज। आया बेटा? तो टर्जिट में क्या है? ओपन। फ्लैसिड में क्या है? क्लोज। टर्जिट में क्यों ओपन? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक, इतना आपको याद करना, बाकी ना पढ़ो। आगे आइए, देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रही है। बेटा जो ये माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सेलुलोज के, सेलुलोज के बने होते हैं बेटा। ठीक है, आगे आइए बेटा, देखते हैं। देखिए, नॉर्मली स्टोमेटा ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग नाइट। ठीक, द इमीडिएट कॉज ऑफ द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा चेंज इन टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल। ये लाइन मार्क कर लो। आया बेटा? ठीक, गार्ड सेल्स के लिए अगर इमीडिएट कोई कॉज माना गया है वो टर्जिडिटी ऑफ द सेल माना गया। क्या माना गया बेटा? टर्जिडिटी ऑफ द सेल। क्लियर हो गया? ठीक, क्या होगा बेटा? टर्जिडिटी ऑफ द सेल। आगे देखिए, इसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए बेटा पोटेशियम आयन भी होता है। कौन होता है बेटा? ये पॉइंट एक जगह नोट कर लो कहीं पे। ठीक है, एक तो टर्गर प्रेशर के कारण ओपनिंग क्लोज होता है, ठीक, दूसरा पोटेशियम आयन के कारण ओपनिंग एंड क्लोज होता है। ठीक, तीसरा बेटा ध्यान दें, फाइटो हार्मोन। ठीक, साइटोकाइनिन जो है ये स्टोमेटा को क्या करते हैं? ओपन करते हैं, और एब्सिसिक एसिड जो है स्टोमेटा को बंद करते हैं। ठीक है, तो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन सा प्रेशर हो गया? टर्गर प्रेशर। पहली बात आपको याद रखनी। कौन सा आयन हो गया? पोटेशियम आयन। कौन सा हार्मोन हो गया? साइटोकाइनिन फॉर ओपनिंग और ABA एंड एब्सिसिक एसिड फॉर क्लोज। अब वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आयन के फॉर्म में क्वेश्चन बना सकता है, टर्गर प्रेशर के फॉर्म में क्वेश्चन बना सकता है, फाइटो हार्मोन के भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक, और काम एक ही होना है बेटा। ये बात समझ आ गया बेटा? फिर से जवाब दे दो बेटा। ओपनिंग क्लोजिंग के लिए आयन कौन से? याद कर लो, बहुत पूछे जाते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग के लिए कौन सा फाइटो हार्मोन? साइटोकाइनिन। कौन सा बेटा? नोट होना चाहिए। क्लोजिंग के लिए कौन हार्मोन? ABA, एब्सिसिक एसिड। ओपनिंग क्लोजिंग के लिए कौन सा प्रेशर है? टर्गर प्रेशर। अब तो आ जाएगा, आ गया बेटा? ठीक, बाकी नहीं पढ़ना आपको, एनफ इतना। आगे आओ बच्चों, ये देखिए, द इनर वॉल ईच गार्ड सेल टुवर्ड्स द पोर
और स्टोमेटल अपर्चर थिक एंड इलास्टिक। कैसी बेटा? थिक एंड इलास्टिक करो, थिक एंड इलास्टिक। व्हेन टर्जिडिटी इंक्रीज विद इन ए 2 गॉड शेल फ्लैंकिंग ईच स्टोमेटल अपर्चर और पोर। अब देखिए इन्होंने ये तो कह दिया टर्जिडिटी इंक्रीज, इन टर्जिडिटी इंक्रीज का कोई कारण नहीं बताया, ठीक है। और हमने आपको यहाँ पे और भी कई कारण है, लेकिन ये आपको एक बता दिया। एसिड भी होता है, मैलिक एसिड। कौन होता है? आयन भी होता है, पोटेशियम आयन। प्रेशर भी होता है, टर्गर प्रेशर। हार्मोन होते हैं, आपको मैंने नाम बता दिए हैं, ठीक है, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक। क्लियर हो गया बेटा? तो क्वेश्चन तो कुछ भी ले जा सकता है, ठीक है। ये मैंने आपको रीजन समझा दिया कैसे ओपनिंग होता है। तो और मैंने क्लोज भी, मैंने लिखा नहीं, क्लोज भी आपको बता दिया जब स्टार्च कन्वर्जन होता है। ये बेटा ग्लूकोज या ग्लूकोज एंड स्टार्च कन्वर्जन कॉन्सेप्ट है ये। और क्या फ्लेसिडिटी आ जाएगी। हाँ आगे आओ बेटा, देखिए थिन आउटर वॉल, देखो थिन आउटर वॉल बल्जेस आउट, उभर जाती है, फोर्स द इनर वॉल इनटू क्रेसेंट शेप। इसको करिए क्रेसेंट शेप। क्रेसेंट शेप क्या होता है बेटा? अर्धचंद्राकार, ठीक है, क्रेसेंट शेप बना लेता है। द ओपनिंग ऑफ स्टोमा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग ऑफ स्टोमा आल्सो एडेड ड्यू टू द ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल इन द सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल। ये क्वेश्चन बना सकता है। जो बेटा स्टोमेटा को ओपनिंग करने में सहायता करने वाले माइक्रोफाइब्रिल्स हैं, वो साइटोप्लाज्म में होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन में होते हैं कि सेल वॉल में होते हैं? सेल वॉल। देखो देखो ध्यान से पढ़िए, आ दिया? क्लियर हो गया? किस में पाए जाते हैं बेटा? सेल वॉल में। ये पॉइंट तैयार करें अच्छे से। जहाँ तक बेटा हम पढ़ाएंगे वहीं तक क्वेश्चन रखेंगे। बस एक टॉपिक थोड़ा छूट रहा है तो उस पर ही समझाना, इसलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे इसमें, फिर आपकी स्पीड से करा देंगे, ठीक है बेटा। आखिरी में बस ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड ही तो बचा, बस बाकी कुछ नहीं बचा, ठीक। आगे आइए, आगे आओ बच्चों, देखें ये देखिएगा, ओरिएंटेशन ऑफ माइक्रोफाइब्रिल्स गार्ड सेल। Cellulose microfibers oriented radially rather than longitudinally, making it easier to stoma open. ये मार्क करें। When guard cell loss turgor, अब ये भी नहीं बताया कैसे लॉस होता है टर्गर, कैसे टर्गर बनता है, ये चीज़ नहीं दिया गया, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया, ठीक है। देखिएगा टर्गर ड्यू टू वाटर लॉस the elastic inner wall regain the original shape, the guard cell become flaccid and stoma close। आ गया? स्टोमा क्या होता है? क्लोज हो गया, ठीक। लेकिन अगर इनके बेस से देखें तो टर्जिड फॉर स्टोमेटा ओपन, फ्लैसिड फॉर स्टोमेटा क्लोज। आ गया? समझ आ गया बच्चों? आगे एक चीज़ बच्चों ध्यान दें, ये आप लोग एनाटॉमी में पढ़ चुके हो, स्टोमेटल कॉम्प्लेक्स, स्टोमेटल चीज़ें आपसे मैंने चर्चा किया है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे देख लो बच्चों, देखिएगा यूजली लोअर सरफेस ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा, वाइल इन आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट में पाए जाते हैं अबाउट इक्वल द बोथ सरफेस होते हैं। क्लियर हो गया? ये आप भी एनाटॉमी में भी पढ़ चुके हो बेटा, कि इसके मतलब जो होगा, जो डाइकॉट लीफ होगी उसमें ट्रांसप्रेशन लोअर सरफेस से ज़्यादा होगा, जो मोनोकॉट लीफ होगी उसमें ट्रांसप्रेशन दोनों सरफेस से बराबर होगा। एक है एक ऑलमोस्ट इक्वल, ये सब यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी मैंने आपसे चर्चा कर दिया आपसे। फिर देखना बच्चों, ट्रांसप्रेशन का इफेक्ट करने कई एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर है बच्चों, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी एवापोरेट ज़्यादा होगा, ट्रांसप्रेशन बढ़ेगा। लाइट है तो ट्रांसप्रेशन क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी में कम होगा, ह्यूमिडिटी में क्या होगा? कम होगा। विंड स्पीड में बढ़ेगा। देखिए अब विंड स्पीड का मतलब यहाँ पे
कि हम वैसे दो चीज़ें होती हैं, जैसे अगर हवा का बहाव तेज है और एक लिमिट तक तेज है तो ट्रांसमिशन बढ़ेगा, और कहीं बहुत ज़्यादा थंडर स्टॉर्म हो गया, बहुत ज़्यादा भूचाल आ गया तो ये घट जाता है। आगे बेटा, तो दो चीज़ें हैं, लेकिन इस जगह ये एनसीईआरटी कहना है कि बढ़ जाएगा। ये बात समझो बेटा, आंधी तूफान आ गया तो क्या होगा, घटे जाएगा, लेकिन जब ऐसे हवा तेज चलेगी तो बढ़ेगा। ये चीज़, यही तो बड़ा खेल है इसमें। नहीं, ऐसा होता है जब बहुत तेज आता है तो बड़ी सेल्स क्या करती है, कोलैप्स कर जाती हैं। क्या करती है बेटा, कोलैप्स करके और करे तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। ठीक है, बस बस इतना ही ध्यान दो। आप लोग याद करो, बढ़ेगा बस। प्लांट फैक्टर दैट अफेक्टेड ट्रांसमिशन इंक्लूड, ये देखेंगे नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, परसेंट ओपन ऑफ स्टोमेटा, वाटर का क्या स्टेटस है और कहाँ पे बेटा वो पाए जा रहे हैं, उसको बेटा कहेंगे कैनोपी। फिगर देखो, माइक्रोफाइब्रस गार्ड सेल एंड स्टोमेटल अपर्चर, 3 चीज़ें दी गई हैं, आप इसे याद रखना। अब देखिए, जो चीज़ उस फिगर में मैंने समझाई वो इन्होंने यहाँ समझाई, जो उधर देखिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिएगा, ट्रांसप्रेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ सैप आया बेटा। एसेंट ऑफ सैप को कौन ड्राइव करता है बेटा, ट्रांसप्रेशन। उसी के कारण बेटा पुल होता है, उसी का खिंचाव होता है। देखिएगा, डिपेंड मेनली ऑन दी, बड़ा ध्यान दे, वाटर की जो है 3 मुख्य प्रॉपर्टीज हैं। मैंने यहाँ 3 फिजिकल फोर्स की बात किया है। पहला है, ये नीट में आया था इस बार, को समझ लिया कि मतलब वाटर के बेस में जो अट्रैक्शन है, ये तो बार बताया, अब तो नहीं होना चाहिए गलत। देखो तुरंत आया कि ये क्वेश्चन आया था। आज जिस बच्चे के आप पूरे हैं सुनने, तो मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा था, यहाँ से व्हाट्सएप पे भेजा गया पेपर, तो हम ही चेक कर, हमने कहा हम आंसर से बाद मिला, पहले हम देखें। तो उसके हमने 76 क्वेश्चन तक चेक किए और उसके अनुसार 76 वाला यही क्वेश्चन था। तो हमने कहा जब इसके क्यों गलत हो ही नहीं रहे, तो हमने कह दिया इसके सब सही हैं। हमने पूरे चेक नहीं किए थे, हमने 76 या 77 चेक किए थे। अब जब कोई पेपर हमें तो देना नहीं है, या तो कोई पूछे तो बता दो, लेकिन खुद पेपर सॉल्व करना, टाइम गेनिंग तो होता है, थोड़ा टाइम से लगता है। तो हमने वहाँ कह दिया, बार बार फोन जाए कि कितना, यहाँ से पूछे, अमरीश पूछे, वही पूछे, तो हमने कह दिया उससे अगर तुम्हारे सारे जितने क्वेश्चन सर ने चेक किए सभी सही हैं, इसका सभी सही हैं क्वेश्चन है, उसमें सब कठिन मैंने देख लिए, हमने यही कह दिया। और किस्मत की बात, सभी सही भी हो गए, 360 में 360 आ भी गए। नहीं तो 1-2 क्वेश्चन इधर कहते सर झूठ बोल गए, लेकिन वो बात की बात थी कि सही हो गए सब। तो ये क्वेश्चन इसलिए याद हो कि मैं इसी क्वेश्चन मैंने कॉपी उसकी देखना बंद कर दी, रख दी थी, मैंने कहा बाद में सुबह चेक करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया था बेटा। तो अब पूरी लाइनें यही थी, बताओ बच्चों, है कि नहीं। अच्छा देखो, एक बात देखो, एनसीईआरटी को मैं अच्छे से करा दूँ, इन चीज़ों को समझा दूँ, तो पेपर आप कर ले जाओगे, फिर पेपर आज से बचेगा नहीं बचेगा बेटा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्या पूछेगा बेटा, अब जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो देखो उधर दिया है बेटा। ठीक, आगे आइए बच्चों, देखिए, ट्रांसप्रेशन ड्राइवन एसेंट ऑफ जाइलम डिपेंड मेनली ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, कोहेजन, ये लाइनें याद करें, यही लाइनें दी थी बेटा। ठीक है, देखिए, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, आपको म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, मैंने कहा सेम, मैं तो कहूँ सेम मॉलिक्यूल में जो होता है उसे हम बड़ा कोहेजन कहते हैं। कल भी चर्चा हुई थी, आज भी। फिर दूसरा ये लाइन दी थी, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू पोलर सरफेस, और जो पोलर सरफेस है वो किसको माना गया है, वेजल्स की वॉल या ट्रैकीट वेजल्स की वॉल। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, म्यूचुअल इंट्रैक्शन है, दूसरा क्या है, वाटर का मूवमेंट, अट्रैक्शन किधर है, पोलर सरफेस, ये याद करना था। तीसरा, वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट टू ईच अदर इन लिक्विड फेज मोर देन द वाटर इन द गैस फेज। ज़्यादा किस समय होता था, लिक्विड फेज, आपको मैंने बताया था लिक्विड सरफेस के लिए उससे डेवलप होता है सरफेस टेंशन। बात समझे बेटा। तो वाटर कॉलम को मजबूती 3 चीज़ों से मिली, एक कौन हो गया, दूसरा, तीसरा, म्यूचुअल शब्द किस में है, पोलर किस में है।
ठीक। और बड़ा ध्यान देगा, लिक्विड फेज मोर देन गैस तो कौन, सरफेस टेंशन। ये सेम पूरी लाइन उन्होंने छाप दी थी। और इसको अब आप इसका मतलब ये भी समझिए कि आपको अच्छे से पढ़ना भी, एनसीईआरटी की लाइनों को भी ध्यान रखना है। समझे बच्चों? तो एनसीईआरटी समझ में आ रही बेटा? हैं? क्यों बेटा? ठीक, आगे आओ। These properties give water high tensile strength. इनके कारण बेटा क्या होता है बेटा? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है। ठीक, एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स एंड बड़ा हाई कैपिलरिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। देखिए कि जो पुल के कारण, और ये टूटते नहीं है, ये मजबूती जो प्रदान हुई थी वो 3 चीज़ों के कारण हुई थी। वो जो मैंने आपको बताया था बेटा, कौन कौन हो गया बेटा? कोहेजन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, और इसी से इनमें टेंशन, तनाव वाली चीज पुल कर रहे हैं उसमें टूट नहीं रहे हैं, तो ये मजबूती उनके कारण आई, इन 3 चीज़ों के कारण आई। फिर आगे बहुत अच्छी लाइन है, हाई कैपिलरिटी एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब्स। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हो कि जो कोई पतली हो, कैपिलरी माने होता है कि जो बहुत नैरो हो, हेयर की तरह, जैसे हम लोग हेयर हैं उसकी तरह बहुत नैरो, और उसमें कोई चीज़ वाटर डाली जाए तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के बेस पे या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। बस इसी को बेटा हम कैपिलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिएगा, इन प्लांट्स कैपिलरिटी इज एडेड बाई स्मॉल डायमीटर। दो कौन करता है बेटा? स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकी एलिमेंट्स, ट्रैकिट्स और वेजस, ट्रैकिट्स और वेजस। आगे बेटा जो मैंने आपसे बात की वही वाली बात है जो उधर फिगर मैंने बताया। देखो, प्रोसेस ऑफ फोटो रिक्वायर वाटर, द सिस्टम ऑफ जाइलम वेजेस फ्रॉम रूट इनटू लीफ वेन सप्लाई नीडेड वाटर, बट फोर्स डज ए पॉइंट यूज ऑफ मूव टू वाटर मॉलिक्यूल इनटू लीफ पैरेंकाइमा सेल्स, दे आर नीडेड। जो ये वाटर है, अब ये कैसे रूट से स्टेम में पहुंचा, स्टेम से लीफ में पहुंचा, और लीफ में डिफरेंट टाइप के टिश्यू में पहुंचा, या डिफरेंट टाइप की सेल से पहुंचा जो इसके मेसोफिल टिश्यू में पाया गया। जो मैंने बताया वही चीज़ आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, देखना, वाटर एवोपरेट थ्रू स्टोमेटा, मैंने बताया। ठीक, वाटर कहाँ से एवोपरेट होता है? स्टोमेटा। फिर देखिए, थिन फिल्म ऑफ वाटर ओवर ए सेल्स इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? अब आप देख, जो ये एनसीईआरटी लाइन कह रही, मैंने यहाँ पे ये कहा है कि यहाँ से स्टोमेटा से वाटर जब एवोपरेट होंगे तो इसके इंटरसेलुलर स्पेस में जो एवोपरेट वाटर है, वेपर वाला वाटर है, वो स्टोमेटा से बाहर आएगा। और ये इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर वेपर में आ रहा है, ये थिन फिल्म वाला वाटर आएगा जो सेल के चारों तरफ है। और जो थिन फिल्म के जो वाटर है, ये वाटर वेजल्स से आएगा। आगे बेटा, अब आप खुद समझदार बच्चों, यहाँ से वेपर ग्रुप में जाएगा तो पीछे वाले खींचेंगे, पीछे वाले वाटर फिल्म को खींचा, वाटर फिल्म ने इसको खींचा, तो ये पुल फोर्स आ जाता है। आया बच्चों? क्लियर हो गया बेटा? देखिए, तुरंत देखो बेटा, यहाँ पे देखिए, इट रिजल्ट पुलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल। ठीक, मैंने 3-4 बार इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, इनटू लीफ फ्रॉम जाइलम आल्सो बिकॉज ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर कंपेयर टू सब स्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसेलुलर स्पेस। बच्चों ध्यान दो बेटा, देखिए स्टोमेटा के अंदर जो हो गई बेटा, अंदर कैविटी है जो, उसे सब स्टोमेटल कैविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? और जो 2 सेल के बीच में जगह उसे इंटरसेलुलर स्पेस कहेंगे। क्लियर है? अब मैं ऐसे कहूँ बच्चों, देखिए आप लोग बताइए बात समझ में आई तो कहिए हाँ। मैंने कहा थिन फिल्म से वाटर पहुंचा इंटरसेलुलर स्पेस में, इंटरसेलुलर स्पेस से पहुंचा सबस्टोमेटल कैविटी में, सबस्टोमेटल कैविटी से पहुंचा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में एयर के द्वारा इधर उधर आया। बोलो समझ आ गया बेटा? ठीक, आप मेरा याद करो, इन्होंने कहा यही चीजें, लेकिन थोड़ा सा आधी अधूरी बात कर दी। आइए बच्चों देखिएगा, लोअर कंसंट्रेशन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर
कंपेयर टू सबस्टोमेटल कैविटी एंड इंटरसोलर स्पेस। वाटर डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एयर, आया, डिफ्यूज इनटू सराउंडिंग एयर, दिस क्रिएट्स पुल, ये क्रिएट क्या करता है, पुल करता है। बड़ा समझा गया। बड़ा एक नीचे फिगर दिया, अच्छे से तैयार करना है। मेजरमेंट फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसप्रेशन कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट लिफ्ट जाइलम साइज कॉलम वाटर ओवर इतने मीटर हाइट तक। कितने बेटा? 130। बड़ा फिगर देख लो बच्चों, जाइलम दिखाया गया है, फ्लोएम दिखाया गया है। आप याद करो जब मैंने डाइकॉट लीफ आपको पढ़ाई थी तो मैंने कहा जाइलम टुवर्ड द अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम टुवर्ड द लोअर एपिडर्मिस, ये पॉइंट याद रखेंगे। फिर देखिए अपर एपिडर्मिस की ओर मैंने पैलिसेड पैरेंकाइमा दिखाया है, ठीक, उसमें भी देखिए लोअर एपिडर्मिस की ओर मैंने स्पॉन्जी पैरेंकाइमा दिखाया है। इन्होंने स्पॉन्जी शब्द का यूज़ नहीं किया है, जिनमें ऐसा पैरेंकाइमा जिसमें इंटरसोलर स्पेस पाए जाते हैं उसे हम स्पॉन्जी पैरेंकाइमा कहते हैं। और ये स्पॉन्जी पैरेंकाइमा है, ये मीजोफिल का एक पार्ट है। बात समझे ना, मीजोफिल डिफ्रेंशिएट होता है इसमें पैलिसेड एंड स्पंजी। बच्चों देखिएगा, आपको याद रखना है, गार्ड शेल्स दिखाया गया है, स्टोमेटल पोर दिखाया गया है और डिफ्यूजन इनटू सराउंडिंग एयर, यहाँ पे वाटर वेपर को दिखाया गया है। ये फिगर भी आपको तैयार करना, कैसे क्या आएगा ये आपकी जिम्मेदारी से तैयार कर लें बेटा। क्लियर हुआ? बोलो, समझ में आ गया बच्चों? ठीक, मैं क्वेश्चन यहीं तक रखूँगा, जरा सब छूट रहा है उसको हम आगे कराएंगे, जल्दबाजी नहीं ठीक थी बेटा। आगे देख लो बेटा, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन को कंपेयर किया जाता है। अगर आप बहुत अच्छी चीज़ है उसको दे, फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन को कंपेयर किया जाता है, ठीक। तो उसमें आप देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये चीज़ पढ़ाई इसलिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए ट्रांसपिरेशन हैज मोर देन वन पर्पस। पहला है ट्रांसपिरेशन के कारण बच्चों, ट्रांसपिरेशन का पुल फोर्स डेवलप होता है, जिसके कारण प्लांट में एब्जॉर्प्शन का घटनाक्रम डेवलप होता है। आगे बच्चों, ठीक। दूसरा ये वाटर सप्लाई करता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आपसे मैंने बात किया था कि जो वाटर जो है सप्लाई होता है उसका लेस देन 1% जो है फोटोसिंथेसिस और प्लांट ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। दूसरा पॉइंट भी बड़ा आगे देखिएगा, ये बड़ा मिनरल्स को भी ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ऑल पार्ट्स में। और इसके कारण चौथा पॉइंट, बड़ा लीफ की सरफेस ठंडी हो जाती, कूल हो जाती है। और ये कभी कभी टेम्परेचर कितने डिग्री तक हो जाता है? 10 से 15 तक हो जाता है, काफ़ी ठंडा हो जाता है बेटा, ठीक। आगे देखेंगे बेटा, ये मेंटेन करता है शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट कीपिंग सेल टर्जिट। अगर सेल टर्जिट होगी तो उसके आधार पर उसके शेप को भी डिसाइड करता है। बेटा समझ आ गया? ये चीज़ आपको एक जनरल बातें याद कर सकते हैं, चूँकि सीधी लाइनें इसमें आएंगी, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे क्या कैसे करना है, ठीक है। आगे बेटा ये देख लो, ये चीज़ आगे है मैंने किया, ये अभी ने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक आइडिया दे रहे हैं। और इसको देखिएगा, एक्टिवली फोटोसिंथेटिक प्लांट हैज इंस्टेबल द नीड फॉर वाटर, फोटोसिंथेसिस लिमिटेड बाय अवेलेबल ऑफ वाटर, डिप्लीटेड इन ट्रांसपिरेशन। बच्चों ध्यान दो, अगर मैं फोटोसिंथेसिस पे बात कर रहा हूँ तो देखिएगा कि यहाँ पे जो वाटर है सबसे ज़्यादा जो वाटर लॉस हुआ, ठीक। अब वो जो वाटर लॉस हुआ और इसके बाद जो वाटर किस में यूज हुआ? फोटोसिंथेसिस में। अब फोटोसिंथेसिस में यूज़ किस में होगा बेटा? कार्बोहाइड्रेट बनाने में। और जो वाटर है इसका मेनली जो यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, ये ऑक्सीजन इवॉल्व के लिए होता है। किसके लिए होता है? ये बात समझा क्या? क्या क्या हो गया बेटा? हैं बोलो, है? क्या हो गया बेटा? हैं? नहीं बताओ बताओ क्यों है? बोलो, थोड़ा ध्यान दो, कंसंट्रेशन बनाओ बेटा। देखिए जो वाटर है, चूँकि अभी फोटोसिंथेसिस हमने बताई नहीं है, तो आप देखिए वाटर का फोटोसिंथेसिस में मेनली यूज जो होता है वो ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। और इनसे जो बेटा जो प्रोटॉन निकलते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और उनका यूज़ हम बेटा उसमें जो ETS चलेगा फोटोफॉस्फोरेशन, उससे ATP का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चूँकि यहाँ ये चीज़ें नहीं दी गई, बस इसको अभी आप रीड करेंगे, उसको वहाँ पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखिएगा आगे आए, देखिए एक्टिवली, बड़ा ध्यान दो, हंसिए नहीं,
देखिए, फोटो इज लिमिटेड बाय अवेलेबल ऑफ वाटर कैन स्विफ्टली डिप्लेटेड इन ट्रांसप्रेशन। ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट, इंपॉर्टेंट चीज़ है देखिए, ह्यूमिडिटी ऑफ रेन फॉरेस्ट लार्जली ड्यू टू वॉस साइक्लिंग ऑफ वाटर फ्रॉम रूट लीफ एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। इन्होंने क्या कहा है, अब इन्होंने उतनी बात तो नहीं की यहाँ पे कि वाटर क्या यूज है, इन्होंने कहा कि जहाँ वाटर साइकिल चलेगी वहाँ पे बड़ा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा। क्यों? देखिए, रूट ने एब्जॉर्व किया, फिर प्लांट में यूज़ हुआ, फिर जो ट्रांसप्रेशन गया और ट्रांसप्रेशन के से मतलब वेपर फॉर्म एटमॉस्फेयर में गया, और जब वेपर फॉर्म एटमॉस्फेयर में जाएगा तो उससे ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। इसीलिए जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा वाटर साइकिल चलती है। वाटर साइकिल का मतलब था सॉइल टू रूट टू प्लांट टू लीफ टू एटमॉस्फेयर टू सॉइल, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल। ये बात समझ आ गया बेटा? देख लो वाटर साइकिल के सीक्वेंस देख लो बच्चों यहाँ पे। ठीक, अगली चीज़ थोड़ा और कठिन होगा समझाना, क्योंकि आपने अभी उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे रीड करा दें, क्योंकि इसका हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको बेटा। ठीक है, देखिएगा बेटा, अगला देखिए यहाँ पे, एवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेसिस। अब C4 तो आप जानते ही नहीं है, ठीक है, आप इसको रोक दो, इस पैरा को रोक दो बेटा, ठीक है, इसको हम बता देंगे उसमें। देखिए, C4 प्लांट्स जो हैं उन इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है, वो 4 कार्बन का होता है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। आगे बेटा, ठीक है, ऑक्सैलोएस्टिक एसिड होता है, और जिसमें 3 कार्बन का होता है उसे C3 प्लांट्स कहते हैं, इसे बेटा कहते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बात समझे बेटा, जिसे शॉर्ट में PGA कहते हैं। तो इनमें जो है बच्चों ध्यान देना, जो C4 प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सन 2 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? ये चीज़ है। अब आप देखिए, ध्यान देना बेटा, बोलो नहीं, देखिएगा, अब 2 बार फिक्सेशन हुआ, तो इसके मतलब ये ध्यान देंगे कि किसी भी वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो है उसमें फिक्सेशन कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और C3 में कितनी बार? और 1 ही बार हो रहा है। बात समझे बेटा? तो जो जब 2 बार हुआ तो डबल हो गया, तो इसका रिक्वायरमेंट कैसे हो गया? हाफ हो गई। ये यहाँ कहना चाह रहे हैं लोग, ठीक है। तो इसको अभी रीड करेंगे, इसको हम बताएंगे बेटा इसको, ठीक है बच्चों। देखिएगा, बस देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। देखो, एवोल्यूशन ऑफ C4 फोटोसिंथेटिक सिस्टम, बस देख लो बच्चों। प्रोबेबली वन ऑफ द मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 एंड मिनिमाइज वाटर लॉस। इसको मार्क करो, सीधे सीधे लाइनें आएंगी बेटा, ये बताएंगे हम आपसे। मैक्सिमाइजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ CO2 व्हाइल मिनिमाइज वाटर लॉस। C4 twice efficient compared to C3 plant in fixation of carbon dioxide, ठीक। C3 plant lost only half of much water compared to C3 plant जो है सेम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स। अब बच्चों ध्यान दो, अब आप देखिएगा यहाँ पे, देखिए अभी नहीं समझ पाएंगे, अभी इसको बस याद कर लो बेटा, ठीक है, ज़्यादा चक्कर ना पड़े, क्योंकि हम क्यों एनर्जी वेस्टेज करें, ये हम आपको पढ़ाएंगे C4 C3 प्लांट, तब समझ में आएगा बेटा, ठीक है। अब देखिए, हम एक मोटी लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं। देखिए ऐसा है कि देखिए, जो C4 प्लांट्स हैं, मान लीजिए 6 ml वाटर है, और 6 ml वाटर को फिक्स करने के लिए 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया गया, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितना हो गया? 3। कितना हो गया? 3। अब देखिए, अब अगर इसको कंपेयर C3 प्लांट से करें, C3 प्लांट से करें, ठीक, उसको एक ही कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 6 चाहिए। दोबारा देखो, अगर C3 प्लांट्स हैं और उसको एक उसके CO2 को फिक्स करने के लिए 6 ml वाटर चाहिए, और C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड 2 बार फिक्सेशन है, तो उस 6 ml को अगर 2 मिनट तो 3 हो गया, तो उसका फिक्सेशन कितना होगा? हाफ। एक मोटी लैंग्वेज में बताया, बात समझे बेटा, उसको कर लो बेटा। जो ये NCERT ने लाइन लिखी है, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए बेटा, C4 प्लांट ट्वाइस efficient to C3 plant in term of carbon fixation dioxide. C4 plant
loses only half of its water compared to C3 plant, same amount of carbon dioxide fixation. ये लाइन बहुत है. C3 plant loses only half of its water and C3 plants. क्लियर हो गया बेटा? अब आप कहेंगे कैसे? देखिए C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कितनी बार? एक बार. C4 में कितनी बार? 2 बार. अभी आप ऐसे याद कर लो, मैंने बताया. ठीक है. अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि जो C4 प्लांट्स हैं उन्होंने 6 ml वाटर को यूज़ किया और C3 प्लांट ने भी 6 ml को यूज़ किया. अब आप बताओ, अगर C3 में एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए 6 ml वाटर है तो उतनी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए C4 में कितना चाहिए? 3 ml. क्यों? क्योंकि 2 बार फिक्स हो रहा है और दो बार हो गया तो 3 हो जाएगा, इसलिए हाफ लिखा गया. आगे बेटा, अभी आप इतना जानोगे, इसको हम बहुत अच्छे से बता दें. क्योंकि आपको अभी बताया नहीं है तो थोड़ा सा इसमें आएगी, बस अभी इतनी लाइन याद करो जो मैंने बताया है. ठीक है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन C3 में कितनी बार है? 1 बार. C4 में कितनी बार? 2 बार. तो बताइए, जिसमें 2 बार, अब 6 ml अगर वाटर है तो 1 बार है तो में फिक्स हो 6 ml लगा. अब उसी को अगर 2 बार किया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 तो हाफ हो जाएगा. तो वाटर लॉस कितना हो जाएगा? हाफ. क्योंकि उसने ज़्यादा यूज़ कर लिया, उससे डबल यूज़ कर लिया, तो वाटर लॉस हाफ हो जाता है. इसलिए यहाँ पे कहा गया. ठीक है, ये चीज़ अलग से बताएंगे, यहाँ देना नहीं चाहिए, लेकिन जब दे दिया तो चलो कोई बात नहीं. बड़ा यहीं तक आपका रखेंगे, वो बाकी चीज़ हम अगले टर्न पे अगले से उस पर शुरू करेंगे.